नमस्कार, वेलकम टू द रेबल डिप्लोमेट। दोस्तों, 1990 का साल भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। वीपी सिंह की सरकार ने एक ऐसा जिन बॉटल से निकाला था जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सड़कें ब्लॉक थी, छात्र अपनी डिग्री जला रहे थे और पूरा भारत दो हिस्सों में बंट गया था, मंडल वर्सेस कमंडल। मुझे लगा था कि वो आग अब ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन जनवरी 2026 में वो चिंगारी फिर से भड़क उठी है। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने चुपके से एक नया रूल पास कर दिया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। नाम सुनने में बहुत समानता वाला लगता है, लेकिन इसके प्रोविजंस ने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये महसूस करा दिया है कि वो अब अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स बन गए हैं। बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट ने रेजिग्नेशन दे दिया। उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन 2026 के इस बिल को डायसेक्ट करने से पहले हमें हिस्ट्री के पन्ने पलटने होंगे। हमें समझना होगा कि मंडल 1.0 क्या था, ताकि आप समझ सकें कि मंडल 2.0 उससे भी ज़्यादा खतरनाक क्यों है। कहानी शुरू होती है 1979 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इस कमीशन का काम था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस (SEBC) की पहचान करना। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना दी, लेकिन उस रिपोर्ट को 10 साल तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर आया 1990। वीपी सिंह की सरकार खतरे में थी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने रातों रात मंडल कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट कर दी। इस रिपोर्ट के सबसे बड़ा पॉइंट था ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में। उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स राजीव गोस्वामी, ये नाम इतिहास कभी नहीं भूल सकता। उसने देशबंधु कॉलेज के पास खुद को आग लगा ली। उस एक घटना ने पूरे देश को जला दिया। 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की। 60 से ज़्यादा की मौत हो गई। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सड़कों पर था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मेरी मेरिट का कोई मतलब नहीं बचेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 1990 में आया एक हिस्टोरिक जजमेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत बड़ी बातें कही। पहली, 50% कैप। रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। SC प्लस ST प्लस OBC मिलकर मैक्सिमम 49.5%। कोर्ट ने इसे एक लक्ष्मण रेखा बना दिया। दूसरी, क्रीमी लेयर OBC के अमीर और ऑलरेडी सेटल्ड लोगों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये था मंडल 1.0। इसने समाज को बांटा ज़रूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 50% की दीवार खड़ी करके जनरल कैटेगरी को सांस लेने की थोड़ी जगह दे दी थी। लेकिन दोस्तों, 2026 में जो हो रहा है वो इसी 50% की दीवार को डायनामाइट से उड़ाने की तैयारी है। अब आते हैं आज की रियलिटी पर। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो मंडल 1.0 से एक कदम आ गया। 2012 के पुराने रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन सबके लिए बराबर माना जाता था। अगर रैगिंग होती थी तो रैगिंग रैगिंग होती थी, चाहे किसी के साथ भी हो जाए। लेकिन 2026 के नए ड्राफ्ट ने डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को ही बदल दिया है। यूजीसी कहता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC ST एंड OBC। इसका लीगल मतलब बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि लॉ मानकर चल रहा है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। अगर क्लासरूम में कोई ग्रुप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को गाली देता है, उसे शोषक बोलता है, उसे पब्लिकली नीचा दिखाता है, तो नए यूजीसी रूल्स के हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं माना जाएगा। और जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें SC ST OBC और वुमेन का होना कंपलसरी है। लेकिन जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट बिल्कुल चुप है इसके बारे में। यानी आपके खिलाफ केस चल रहा है और ज्यूरी में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका पर्सपेक्टिव समझता हो। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायस। और इसी वजह से स्टूडेंट कह रहे हैं जनरल कैटेगरी इज़ द न्यू मार्जिनलाइज ग्रुप। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। यूजीसी का ये बिल सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म का नाम है मंडल 2.0 वाया कास्ट सेंसस। ओपोजिशन और अब रूलिंग साइड के भी कई लोग कास्ट सेंसस के पीछे पड़े हुए हैं। नारा दिया जा रहा है, जितनी आबादी उतना हक। सुनने में इंसाफ लगता है, लेकिन मैथ समझिए। अगर सेंसस में निकलता है कि SC प्लस ST प्लस OBC मिलकर 75% टू 80% है, तो डिमांड उठेगी कि रिजर्वेशन भी 75% से 80% होनी चाहिए। यानी 1992 की सुप्रीम कोर्ट वाली 50% की लक्ष्मण रेखा मिटा दी जाएगी। तमिलनाडु में ऑलरेडी 69% है, बिहार कोशिश कर चुका है।
अगर ये नेशनल लेवल पर हो गया तो जनरल कैटेगरी जो शायद सिर्फ 15-20% बचेगी, उसके लिए एजुकेशन और जॉब्स के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे। अगर 100 सीट्स हैं और 80 रिजर्व्ड हो गई तो बची सिर्फ 20। उन 20 पर जनरल भी लड़ेगा और मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी। कंपटीशन 10 गुना बढ़ जाएगा। यही है मंडल 2.0 का असली सच। अब इमोशन साइड में रखते हैं, डेटा क्या कहता है। 2025-26 का डेटा के मुताबिक इंडिया से बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये अमीर लोगों के बच्चे नहीं हैं, ये मिडिल क्लास टैलेंट है जो ज़मीन बेचकर लोन लेकर देश छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडियन सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 99% लाकर भी रिजेक्ट हो जाता है। उसे लगता है सिस्टम उसे पनिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी कास्ट में पैदा हुआ। उसकी क्या गलती थी? और सबसे शॉकिंग बात, आईआईटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों रिजर्व सीट्स खाली रह जाती हैं। सीट्स खाली रहेंगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, लेकिन उन सीट्स को किसी डिज़र्विंग जनरल स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। इसे कहते हैं नेशनल वेस्ट ऑफ रिसोर्स। और इसी वजह से टैलेंट देश छोड़कर जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या है इसका? अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो वोट बैंक से नहीं, ब्रेन बैंक से बनेगा। एसटी, एससी, ओबीसी को सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल दीजिए। स्कॉलरशिप दीजिए, फ्री कोचिंग दीजिए, उन्हें कैपेबल बनाएं। लेकिन अगर आप मेरिट को मारकर इक्विटी लाने की कोशिश करोगे तो आप टैलेंट को देश से भगा रहे हो। यूजीसी का ये 2026 वाला बिल वापस रीड्राफ्ट होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन कलर ब्लाइंड होनी चाहिए। जो गलत करे उसे सज़ा मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ, क्या 1990 की गलतियों से हमने कुछ सीखा है, या 2026 में हम फिर से भारत को जला रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय लिखें, खुलकर लिखें लेकिन सम्मान के साथ। अगर ये एनालिसिस लॉजिकल लगा तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।